नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल गुरुजी फ्रॉम स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान विषय का प्रथम चैप्टर स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने जो वर्धन वंश है या पुष्यभूति वंश उसके बारे में अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश। आपने ये देखा होगा कि इनमें मैंने तीनों वंशों को एक साथ लिया है। इसका कारण यह है कि ये तीनों ही इतिहास में जो रंगमंच है वहाँ पे साथ ही आते हैं और साथ ही तिरोभूत हो जाते हैं। मतलब इनका तीनों का पतन भी लगभग साथ ही होता है। इसलिए जो आपस में जो इनका संघर्ष चलता है वो इन तीनों के साथ साथ पढ़ने में अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। त्रिराज्य संघर्ष। हर्षवर्धन की जैसे ही मृत्यु होती है उसकी मृत्यु के बाद में कन्नौज का जो साम्राज्य है वो अस्थिर हो जाता है। उसके बाद 8वीं शताब्दी में एक यशोवर्मन नाम का एक शासक होता है। उसके समय में जरूर वहाँ पे एकीकरण और स्तर रहता है, मतलब उसका साम्राज्य। लेकिन इसके 740 में यशोवर्मन की मृत्यु जैसे ही होती है जो राज्य है बिल्कुल अस्थिर हो जाता है। उस अस्थिरता के बाद में वहाँ पे कौन कौन से जो शासक है और उनमें क्या क्या संघर्ष चला। तो जो 3 राज्य थे यहाँ पे प्रमुख रूप से प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल। मतलब प्रतिहार जो गुर्जर प्रतिहार गुजरात में होने के कारण इसको गुर्जर प्रतिहार भी कहते हैं। तो गुर्जर प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश और पाल वंश, इन तीनों का यहाँ पे कन्नौज पे अधिकार के लिए जो संघर्ष होता है उसे ही त्रिराज्य संघर्ष कहा जाता है। ये त्रिराज्य जो संघर्ष है इसको समझने के लिए मैंने इसको अलग अलग चरणबद्ध में डिवाइड किया है। तो इसको आप ध्यान से देखें, पूरा वीडियो देखें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नहीं तो ये समझ में जल्दी से आता नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले बात करें प्रथम चरण की। प्रथम चरण में क्या होता है, यहाँ पे जो प्रतिहार वंश का जो शासक होता है वत्सराज, वह क्या करता है, यहां से चलता है और कन्नौज पे अपना अधिकार करता है यहाँ पे। और कन्नौज पे अपना अधिकार करने के बाद में यहां पे शासक बिठा देता है इंद्रायुध को। यहां तक बात समझ में आ गई। लेकिन यहां पे जो पाल शासक उस समय होता है धर्मपाल। धर्मपाल को बर्दाश्त कहां पे कि यहां पे वत्सराज अपना शासक बिठा दे। धर्मपाल क्या करता है, यहां से चलता है और इस वत्सराज से युद्ध करता है, लेकिन पराजित होकर वापस लौट जाता है। इतने में यहां पे जो ध्रुव शासक है दक्षिण भारत में, ये यहां पे चलता है और वत्सराज को पराजित कर देता है और अपना अधिकार कहां पे कर लेता है, कन्नौज पे। यह होता है प्रथम चरण। अब इसमें एक दो बातें सोचने की है कि यहाँ पे पाल वंश, यहाँ पे प्रतिहार वंश, यहाँ पे राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश जो भी है वो दक्षिण में के मतलब राज्य हैं, ये उत्तर में यहाँ पे क्यों आए हैं भाई। इन दोनों के बीच में समझ में आता है कि नज़दीक है, अपना अधिकार करना चाहते हैं। लेकिन इसके कई कारण हैं, ये दोनों भी क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कन्नौज गंगा और यमुना दोनों नदियों के बीच में है, बहुत उपजाऊ क्षेत्र है और यहाँ पे हर्षवर्धन का साम्राज्य की राजधानी रही है। तो अपने आप में इसके एक स्टेटस बना हुआ है। तो उसी स्टेटस को प्राप्त करने के लिए और दूसरा क्योंकि यहाँ की अधिक उपजाऊ भूमि है, तो उस वजह से ये सब अपना अधिकार करना चाहते हैं। लेकिन जो राष्ट्रकूट वंश ध्रुव आता है वो इसलिए यहाँ पे आता है क्योंकि यहाँ पे दक्षिण में राष्ट्रकूटों में जब ध्रुव है और इसके भाई गोविंद द्वितीय में जब दोनों में युद्ध होता है तो ये वत्सराज इसके भाई गोविंद जो द्वितीय था उसकी सहायता करने जाता है और उसी का बदला लेने के लिए ध्रुव कहाँ पे आता है, यहाँ पर आता है इस वत्सराज को पराजित करने के लिए। और पराजित करने के बाद में यह वापस लौट जाता है। यह प्रथम चरण समाप्त हो जाता है। अब क्या होता है, दूसरे चरण में वत्सराज पराजित हो चुका है, धर्मपाल पराजित हो चुका राष्ट्रकूट शासक से। लेकिन ध्रुव जैसे ही वापस गया, वत्सराज विचार करता है कि अब ध्रुव चला गया, मैं मेरा अधिकार कहाँ कर लेता हूँ, कन्नौज पे अपना अधिकार कर लेता हूँ। जैसे ही ये यहाँ पे चलता है वत्सराज कन्नौज पे अपना अधिकार करने के लिए, धर्मपाल भी यहाँ पे कन्नौज पे अपना अधिकार करने के लिए चलता है। दोनों में युद्ध होता है, लेकिन इस बार विजय श्री प्राप्त होती है धर्मपाल को। धर्मपाल अपना यहाँ पे एक शासक नियुक्त करता है जिसका नाम होता है चक्रायुध। और
निश्चिंत हो जाता है और उसको एक तरह से अपने सामंत की तरह ट्रीट करता है। मतलब यहाँ पे पाल जो धर्मपाल है इसका साम्राज्य यहाँ पे लगभग कन्नौज तक हो जाता है। ये हो गया द्वितीय चरण। फिर तृतीय चरण में क्या होता है, यहाँ पे वत्सराज के बाद में इसका पुत्र नागभट्ट शासक बनता है द्वितीय। यह देखता है कि पिताजी को पराजित किसने किया, धर्मपाल ने। इस वजह से यह यहाँ पे जाता है और इसका जो प्रतिनिधि यहाँ पे शासन कर रहा है चक्रायुध, उसको उतारता है गद्दी से और धर्मपाल के साथ में युद्ध करता है। धर्मपाल के साथ जब युद्ध होता है तो धर्मपाल इसमें क्या हो जाता है, हार जाता है। किससे, प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय से। और नागभट्ट द्वितीय वापस पहले वाले इंद्रायुध को अपने यहाँ का शासक नियुक्त कर देता है। इंद्रायुध को इसलिए शासक नियुक्त करता है क्योंकि वो इनकी बात मानता है, इनके मेलजोल का आदमी है। और यहाँ पे जो चक्रायुध था वो धर्मपाल का इसकी बात मानने वाला होता है। राष्ट्रकूट शासक जो गोविंद तृतीय है, यह भी अपनी पिताजी की तरह अपनी पताका यहाँ पे कन्नौज तक फहराने के लिए आता है। और फिर गोविंद तृतीय और नागभट्ट द्वितीय दोनों के बीच में युद्ध होता है। नागभट्ट पराजित हो जाता है, अधिकार किसका हो जाता है, गोविंद तृतीय का। गोविंद तृतीय जिस तरीके से इसके पिताजी भी यहाँ पे विजय श्री प्राप्त करके वापस चले गए थे, उसी तरीके से गोविंद तृतीय भी क्या करता है, यहाँ पर अपनी विजय पताका फहराता है और वापस लौट के कहाँ चला जाता है, राष्ट्रकूट शासन मतलब दक्षिण में चला जाता है। ये हो गया तृतीय चरण। चतुर्थ चरण में क्या होता है, प्रतिहार शासक फिर आता है रामचंद्र, ये अयोग्य है। और दक्षिण में राष्ट्रकूट शासक होता है अमोघवर्ष, यह भी अयोग्य होता है। और इसी का लाभ उठाकर यहाँ पे शासक तब बन जाता है देवपाल, वह आता है और यहाँ पर कन्नौज पे अपना अधिकार कर लेता है। ये हुई चतुर्थ चरण में। पांचवें चरण में क्या होता है, अमोघवर्ष और कर्षण सेकंड, ये क्या है, अपने ही स्थानीय समस्याओं में उलझे रहते हैं। और यहाँ पे पाल शासक है विग्रहराज और नारायण पाल, ये कमजोर शासक होते हैं, अयोग्य होते हैं। और यहाँ पे मिहिर भोज, ये पावरफुल शासक होता है, महेंद्र पाल भी पावरफुल होता है। ये दोनों यहाँ पे कन्नौज पे अधिकार करते हैं और यहाँ पे अपना शासन बनाए रखते हैं। इस तरीके से यहाँ पे कन्नौज के लिए इन तीनों राष्ट्रों में जो संघर्ष हुआ उसे ही कहा जाता है त्रिराज्य संघर्ष। अब बात करते हैं हम तीनों राष्ट्र जो राज्य थे उनके धर्म और संस्कृति से संबंधित बातें और कौन कौन से वहाँ पे स्पेशल शासक हुए थे उनके बारे में। तो आइए नेक्स्ट पाल वंश की बात करते हैं। पाल वंश की उत्पत्ति जो हुई थी, जैसे ही शशांक की मृत्यु हुई, क्योंकि हर्षवर्धन ने शशांक को मौत के घाट उतार दिया था, उसके बाद एक शताब्दी तक वहां पे क्या होती है, अराजकता का माहौल रहता है। और इसी अराजकता के माहौल के कारण नागरिक परेशान हो जाते हैं। सारे नागरिक मिलकर वहां का जो सेनापति था पहले गोपाल, उस गोपाल को जो सेना नायक है उसको क्या बना देते हैं, राजा। और गोपाल नए वंश की स्थापना करता है, कौन से की, पाल वंश की। उसके बाद दूसरा शासक बनता है धर्मपाल। धर्मपाल इस वंश का सबसे महान शासक रहा है, जैसे कि अपने त्रिराज्य संघर्ष में देखा। उसके बाद क्योंकि ये त्रिकोणीय संघर्ष में क्या करता है, अपने राज्य को सुरक्षित रखता है। तीसरा शासक बनता है देवपाल, राजधानी को कहाँ ले गया, पाटलिपुत्र से बंगाल ले जाता है। और नवा शासक बनता है महिपाल प्रथम। महिपाल प्रथम जब शासक बनता है उसके समय राजेंद्र प्रथम जो चोल शासक है वह 1023 ईस्वी में यहाँ पर आता है, सबको पराजित करता है और अपनी विजय की पताका गंगा के तट तक फहराता है, मतलब गंगा के प्रदेशों तक जीत लेता है। इसके बाद में 10वां शासक बनता है नयपाल। नयपाल जब शासक बनता है उस समय बौद्ध भिक्षु होता है अतिशा, वह तिब्बत के जो राजा के बुलाने पर तिब्बत जाता है। इस तरीके से यहाँ पे पाल वंशों की अपने जो शासक हुए उनके बारे में देखा। आगे बात करते हैं हम इनके धर्म की। धर्म की बात करें तो पाल शासक बौद्ध धर्म को मानने वाले होते हैं और जब बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं तो नेचुरल है बौद्ध शिक्षा केंद्रों की क्या होगी, उन्नति होगी। नालंदा और विक्रमशिला के जो प्रसिद्ध महाविहारों का उन्होंने क्या किया, संरक्षण प्राप्त था। 10वें शासक नेपाल जब बना उस समय प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु अतिशा कहाँ जाता है, तिब्बत के राजा के बुलाने पर वहां पे निमंत्रण में कहा जाता है तिब्बत जाता है। क्यों, क्योंकि तिब्बत के अंदर भी
जो धर्म है वो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ है, इसलिए वहाँ का राजा बौद्ध जो भिक्षु है इसको वहाँ पे बुलाता है। वास्तुकला की बात करें तो पाल वंश के शासक कला और वास्तुकला के महान प्रेमी रहे हैं। कैसे हम कह सकते हैं? क्योंकि धीमान और विटपाल जैसे जो महान शिल्पीकार थे ये उसके समय में या इनके राज्यों में संरक्षण प्राप्त था इनको, और पाल युग के अनेक जलाशय आज भी दीनापुर मतलब बिहार में अभी भी इनके शेष बचे हैं। आगे बात करते हैं राष्ट्रकूट वंश की। दंतीदुर्ग ने 736 ईस्वी में इस वंश की स्थापना की थी, राष्ट्रकूट वंश की, और अपनी राजधानी बनाई कहाँ पे? नासिक को राजधानी बनाया। इस वंश में लगभग 14 शासक हुए थे। उनमें से जो प्रमुख शासक हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। दंतीदुर्ग वातापी के जो चालुक्यों के अधीन ये सामंत हुआ करता था, और अंतिम चालुक्य शासक कीर्तिवर्मा को पराजित करके अपना राष्ट्रकूट वंश की स्थापना करता है। फिर उसके बाद में शासक बनता है कृष्ण प्रथम। एलोरा की जो प्रसिद्ध मंदिर है कैलाशनाथ मंदिर, ये कृष्ण प्रथम ने बनवाया है और बहुत ही प्रतापी शासक भी रहा है। चौथे शासक थे ध्रुव, जो त्रिराज्य संघर्ष में आपने देखा कि कन्नौज पे आके अधिकार करते हैं, वत्सराज को पराजित करते हैं, धर्मपाल को भी पराजित करते हैं, तो वत्सराज को पराजित करते हैं। पांचवें शासक है गोविंद तृतीय। गुर्जर प्रतिहार शासक जो नागभट्ट सेकंड है और पाल शासक धर्मपाल है, उन दोनों को ही पराजित करते हैं। कौन? गोविंद तृतीय। छठवां शासक बनता है अमोघवर्ष। अमोघवर्ष बड़ा ही शांति प्रिय शासक था। इसके बावजूद भी देख सकते हैं आप, लगभग सबसे अधिक जितने भी शासक हुए सबसे अधिक समय तक इसी ने शासन किया, लगभग 64 वर्षों तक। मान्यखेत मलखेड़ को राष्ट्रकूटों की राजधानी बनाया, और अरब यात्री जो सुलेमान है उसने अमोघवर्ष की गणना विश्व के 4 महान शासकों में की है। फिर बाद में शासक बनता है कृष्ण तृतीय, जो दक्षिण के चोल शासकों को दीर्घकालीन संघर्ष आरंभ हो जाता है। जो चालुक्य शासक है द्वारा राष्ट्रकूटों का क्या हो जाता है? पराभव हो जाता है। आगे हम बात करते हैं इनकी धर्म के बारे में। राष्ट्रकूट शासक वैदिक धर्म के समर्थक होते हैं। राष्ट्रकूट शासकों ने कई मंदिरों का निर्माण करवाया, और उनमें सबसे प्रमुख मंदिर है कैलाशनाथ मंदिर, जो किसने बनवाया था? कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बहुत ही देखने लायक मंदिर है। और इसका जो निर्माण हुआ है, हमेशा मंदिर या भवन जब बनते हैं नींव भरी जाती है, उसके बाद में ऊपर शिखर की तरफ बनते हैं, लेकिन ये जो मंदिर बना है इसमें शिखर की तरफ से नीचे की तरफ बनाया है, मतलब नींव की तरफ बनाया है, क्योंकि ये एक पहाड़ी है और पहाड़ी को काट कर ये पूरा मंदिर एक ही पत्थर से बना हुआ है। इसमें अनेक तरह की मूर्तियां हैं, और उनमें सबसे प्रमुख मूर्तियां हैं शिव जी की मूर्ति है। और इसके अलावा हम बात करें तो इसी मंदिर के अंदर रावण कैलाश पर्वत को उठा रखे हैं, और कैलाश पर्वत पे कौन बैठे हैं? शिव जी बैठे हैं। इस तरीके की यहाँ पे मूर्तियां बनी हुई है। साहित्य की बात करें तो यहाँ पे संस्कृत और कन्नड़ साहित्य के पोषक थे। अमोघवर्ष जो शासक बना था उसने कन्नड़ भाषा में एक प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ की रचना की जिसका नाम है कवि राजमार्ग, और अरबों ने इस वंश को बलहरा या बलराज के नाम से संबोधित किया है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश की। गुर्जर प्रतिहार वंश, इस वंश की स्थापना की थी नागभट्ट प्रथम ने 725 ईस्वी में गुजरात में, और इसीलिए इसका नाम गुर्जर प्रतिहार वंश पड़ा। और नागभट्ट जो प्रथम है उस समय सिंध की ओर से जो अरबों के आक्रमण थे उनको रोकने में सफलता प्राप्त की थी। वत्सराज इसके बाद में जो शासक बनता है, इस वंश का पहला शासक था जिसने सम्राट की पदवी धारण की। इसके बाद में शासक बनता है नागभट्ट सेकंड, जिसने 1816 ईस्वी के लगभग गंगा घाटी पर हमला किया और कन्नौज पर क्या किया? अपना अधिकार कर लिया। वह अपनी राजधानी भी कहाँ ले गया? कन्नौज ले गया। और उसके राष्ट्रकूट राजा जो गोविंद तृतीय से फिर क्या हो गया? पराजित हो गया। जो अभी अपन ने राष्ट्रीय जब संघर्ष हुआ था उसमें अपन ने इनके बारे में अध्ययन किया था। आगे यहाँ पे जो शासक बनता है राजा भोज प्रथम, इसको नागभट्ट ये सेकंड का पुत्र था, और इस वंश का सबसे प्रतापी शासक रहा है।
इसको मिहिर भोज के नाम से भी जानते हैं। और अरब यात्री जो सुलेमान है वो इसी के शासनकाल में भारत आया था। इसके बाद में शासक बनते हैं महेंद्रपाल। कपूर मंजरी जो नाटक के रचयिता हैं, कौन? महाकवि राजशेखर इसका शिष्य है और सरंगसत भी। महिपाल इसके बाद में शासक बनता है, जो राष्ट्रकूट राजा इंद्र तृतीय से बुरी तरह से पराजित हुआ और गुर्जर प्रतिहार राज्य का इसके समय में क्या होने लगता है? पतन होने लगता है। महिपाल के बाद में अनेक शासक होते हैं, जैसे भोज द्वितीय, विनायक पाल, महेंद्रपाल द्वितीय, देवपाल, महिपाल द्वितीय और विजयपाल। लगभग 1013 ईस्वी तक ये राज्य कायम रखते हैं। लेकिन उनके बाद में जो शासक बनता है ये थोड़ा इनका जो काम है कोई विशेष नहीं है, इसलिए यहाँ पे अपन बात करेंगे राज्यपाल की। राज्यपाल जब शासक था उस समय महमूद गजनवी भारत आता है और उस समय राज्यपाल कहाँ का शासक था? कन्नौज का शासक था। ये बिना युद्ध करे ही महमूद गजनवी से युद्ध नहीं किया, डर के भाग गया और बाद में इसकी अधीनता क्या कर ली? स्वीकार कर ली। इस बात से राजपूत जो शासक हैं वो नाराज हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि ये प्रतिहार जो शासक हैं इनकी उत्पत्ति जो मानी जाती है वो अग्निकुल से मानी जाती है। अपने आप में बहुत ही विशेष है कि हमारा जो जन्म हुआ है वो इसीलिए हुआ है कि जो विदेशी आ रहे हैं, जो आक्रांता आ रहे हैं, उनसे लड़ने के लिए हुआ है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं जो प्रतिहार शासक राज्यपाल है वह क्या करता है? बगैर लड़े ही भाग जाता है और इसकी अधीनता स्वीकार कर लेता है। इसी वजह से ये राजपूत राजा नाराज हो जाते हैं। फिर महमूद गजनवी जब लौट जाता है उसके बाद में ये चंदेल के जो राजा है गंड, उनके नेतृत्व में सारे राजपूत राजा उस पर हमला करते हैं और उसको मार डालते हैं और वहाँ पे शासक नियुक्त करते हैं। त्रिलोचन पाल को गद्दी पर बैठाते हैं। इस तरीके से हमने देखा कि त्रिराज्य संघर्ष और तीनों जो राज्य हैं उनके धर्म के बारे में, उनके वास्तु के बारे में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।